ये जो वास्तव में हमारे स्वाधीनता की जो प्रेरणा थी वो स्वतः रही थी, स्वधर्म, स्वदेशी और स्वराज। उस कालखंड में वासुदेव बलवंत फड़के या उनसे प्रेरणा प्राप्त करके उस कालखंड में महाराष्ट्र में जो सारा क्रांतिकारी आंदोलन प्रारंभ हुआ, पंजाब में सदगुरु राम सिंह कूका, उनसे प्रेरणा प्राप्त करके स्वाधीनता का संघर्ष प्रारंभ हुआ। वो स्वामी दयानंद सरस्वती जी से प्रेरणा प्राप्त करके एक आर्य समाज और उसके द्वारा एक बहुत बड़ा स्वाधीनता के संघर्ष की जिसकी बड़ी भूमिका योगदान रहा, वो रामकृष्ण परमहंस, स्वामी रामकृष्ण परमहंस से प्रेरणा प्राप्त करके स्वामी विवेकानंद, भगिनी निवेदिता और उसके बाद और उसी कालखंड के अंदर बंगाल में राजनारायण बसु, जिन्होंने हिंदू मेलों से प्रारंभ किया और धीरे धीरे करके सतीश चंद्र मुखर्जी, राधा कुमन मुखर्जी, महर्षि अरविंद और उन सब से प्रेरणा प्राप्त करके वो जो कालखंड था वो संघर्ष का एक हिस्सा था। उस सारे स्वाधीनता के कालखंड में संघर्ष में हम अपने गुरुकुल स्थापित कर रहे थे, हम भारतीय शिक्षा संस्थाएं स्थापित कर रहे थे, अपनी मातृभाषा में शिक्षा की बात कर रहे थे, उस कालखंड में अपनी रूढ़ी कुरीतियों को दूर करने का हम प्रयास कर रहे थे। उस कालखंड में अपने उद्योग, अपने कुटीर उद्योग, अपने काम धंधे, इन सब की बातें चल रही थी, स्वदेशी की बातें चल रही थी। वो हमारा आंदोलन का जो हिस्सा था वो स्वतंत्रता का था। लेकिन 1911 तक आते आते वो जो अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था में से पढ़कर निकले हुए लोग जैसे जैसे करके सामाजिक, शैक्षिक, मीडिया, समाज की सब संस्थाओं में प्रभावी होते चले गए, देखते देखते अपना ये संघर्ष स्वत्रयी से बदलकर केवल स्वराज तक सीमित हो गया। वो जिस कालखंड के अंदर जगदीश चंद्र बसु ये कह रहे थे कि मेरी ये सारी आय, इसके दो हिस्से कर लो, एक हिस्सा भारतीय भाषाओं में विज्ञान की शिक्षा और दूसरा हिस्सा भारत में मौलिक अनुसंधान। उनको जर्मनी की प्रयोगशालाओं से निमंत्रण मिल रहा था। उन्होंने कहा कि सीमित संसाधनों से मैं कलकत्ता में प्रयोगशाला बनाऊंगा, विदेश के लोग पढ़ने के लिए मेरे पास आएंगे। यह हमारे स्वाधीनता आंदोलन की पराकाष्ठा थी उस कालखंड के अंदर। वो बंगीय विद्या ज्ञान परिषद के अध्यक्ष होते हुए सत्येन बोस बार बार भाषण दे रहे थे। वो फ्रेंच जानते थे, जर्मन जानते थे, इंग्लिश जानते थे, बंगला जानते थे, हिंदी जानते थे। दुनिया के हर शोध पत्र का वो बंगला में, हिंदी में अनुवाद कर रहे थे। वैज्ञानिक बिना सपने देखे नहीं बनता, सपने मातृभाषा में ही आते हैं, कभी विदेशी भाषा में नहीं आते। विज्ञान का मौलिक अनुसंधान ये कभी विदेशी भाषा में होगा ही नहीं, वो मातृभाषा में ही होने वाला है। यह हमारे स्वाधीनता के आंदोलन की प्रेरणा थी। उस समय बड़े बड़े लोग अंग्रेजी शिक्षा संस्थानों से और निकलकर राष्ट्रीय विद्यालयों में प्रवेश ले रहे थे। वो हमारे आंदोलन की एक पराकाष्ठा थी। वो स्वत्रयी की प्रेरणा से चलने वाला स्वाधीनता आंदोलन 1947 तक आकर जैसे तैसे आजादी और जो 1905 में बंगाल के विभाजन को स्वीकार नहीं कर रहा था, उसने 1947 में देश के विभाजन को स्वीकार कर लिया। यह हमारे इस स्वाधीनता के संघर्ष का एक दूसरा हिस्सा भी है। ये जो स्वाधीनता के आंदोलन की जो वास्तविक प्रेरणा थी, वो जो स्व था, वो स्व क्या था? वो केवल स्वराज नहीं था, वो केवल इंडिपेंडेंस नहीं थी। वो जैसे तैसे करके अपने लोगों का शासन नहीं था। उसकी प्रेरणा के अंदर इस देश की हजारों हजारों वर्षों की जो संस्कृति है, उस संस्कृति के वैशिष्ट्य के साथ दुनिया की युग अनुकूल प्रश्नों का उत्तर देते हुए भारत को विश्व में एक भारत की जो भूमिका है, उस भूमिका के लिए तैयार करना था, जिसको बार बार महर्षि अरविंद ने कहा, स्पिरिचुअलिज्म इज द ओनली पॉलिटिक्स। मेरे लिए और राजनीति कुछ नहीं है। भारत महान होगा यानी भारत की स्वतंत्रता का मतलब क्या है? भारत महान होगा यानी दुनिया के अंदर भारत हिंदुत्व के अपनी विशेषता को लेकर सारी दुनिया के अंदर प्रचार प्रसार करेगा। यह हमारी प्रेरणा थी उस कालखंड के अंदर। स्वामी दयानंद सरस्वती कह रहे थे, वेदों की पुनर्प्रतिष्ठा, उसके आधार के ऊपर जीवन की रचना।
ये जो अपने समाज जीवन के स्वाधीनता के आंदोलन की जो वास्तविक प्रेरणा थी, उस प्रेरणा को समझने की आवश्यकता